नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश के 6 राज्यों में 13 लोकेशंस पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी देखने को मिली। आतंकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल केस से संबंधित मामले में छापेमारी एनआईए की चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी के भोपाल, गुजरात के सूरत, भरूच, यूपी के सहारनपुर स्थित देवबंद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार के अररिया में छापेमारी चल रही है एनआईए की। एनआईए ने हाल ही में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक मॉड्यूल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। भोपाल रायसेन में छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आईएसआईएस की गतिविधियों के चलते तलाशी की गई। 16 परिसरों में तलाशी हुई है। एनआईए एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो पूरे ही देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। वहीं भोपाल में भी एनआईए ने गांधीनगर के अब्बास नगर में कार्रवाई की, छापेमारी की। अनस नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। अनस के बड़े भाई को पकड़ने आई थी एनआईए की टीम। अनस का बड़ा भाई स्विट्जरलैंड गया हुआ है। कल देर रात एनआईए की टीम वहां पर पहुंची। आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े लोगों पर कार्रवाई लगातार जारी। तो वहीं आईएसआईएस मॉड्यूल का एमपी कनेक्शन भी सामने आया है। मॉड्यूल से जुड़े जुबेर की गिरफ्तारी हुई। ताजुल मस्जिद के परिसर में मौजूद मदरसे से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम मदरसे तक पहुंची थी। जुबेर की निशानदेही पर भोपाल के कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। गांधीनगर इलाके से भी अनस नाम के शख्स को, युवक को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 की टीम ताजुल मसाजिद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मसाजिद है, वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही गेट है जो कि बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने यहीं से एंट्री की थी। और जो जुबेर है उसको, जो मदरसा यहाँ का है, वहां से हिरासत में लिया गया। हालांकि उसकी निशानदेही पे कई लोगों को जो है पूछताछ के लिए उनसे जानकारी लगातार ली जा रही है। अब्बास नगर में भी एक व्हाइट हाउस करके मदरसा है, वहां से भी हाफिज अनस को हिरासत में लिया गया। करीब 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग जो कि इस मॉड्यूल से जुड़े होने के जिन पे आरोप लग रहे हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मदरसा बना हुआ है, जिसमें रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल यहाँ पे, वहां पर जुबेर को जो है एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। करीब 3 से 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एशिया की सबसे बड़ी जो मसाजिद, जो परिसर है ताजुल मसाजिद का, वहां के मदरसे से फिलहाल जो है हिरासत में लिया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन एनआईए की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि गिरफ्तारी को लेके, खुलासों को लेके नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार जो 6 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल है, भोपाल और रायसेन, वहां से भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़े नेटवर्क के चलते जो है मध्य प्रदेश की एजेंसियां भी जो है सतर्क हो गई और लगातार अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मनोज राठौर हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। मनोज, देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए की छापेमारी चल रही है और इससे हमारा मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। भोपाल रायसेन में हुई कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट अभी तक? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एनआईए की कार्रवाई है, उसके बाद अब मध्य प्रदेश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके जरूर होश उड़ गए हैं। क्योंकि इस तगड़े नेटवर्क को लेके यदि रायसेन से लेके भोपाल तक कार्रवाई की जाती है और दबिश में कई संदिग्ध दस्तावेज और कई लोगों के हिरासत में लेके पूछताछ की जाती है, तो एक बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश के लिहाज से कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से शांति के टापू कहे जाने वाले इस प्रदेश में किस तरीके की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तो फिलहाल अभी जो जुबेर है, जिसे ताजुल मसाजिद के परिसर में जो मदरसा है, जहां पर वो अपनी तालीम ले रहा था, पढ़ाई अपनी कर रहा था, वहां से उसको कस्टडी में लिया गया। उसकी पूछताछ में गांधीनगर के अब्बास नगर से जो अनस है, बताया जा रहा है उसके बड़े भाई को पकड़ने के लिए एनआईए गई थी, लेकिन उसका बड़ा भाई स्विट्जरलैंड गया था, तो अनस से
लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा सिलवानी में क्योंकि जुबेर का घर है, वहां पर भी एनआईए की बड़ी संख्या में अधिकारियों की टीम मौजूद थी। वहां पर परिजन के साथ जो भी कनेक्ट व्यक्ति थे, जो जुड़े हुए व्यक्ति थे जुबेर से, उनको भी सिलवानी थाने में ले जाके लगातार वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिला के 6 राज्यों में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जुबेर और उसके जो साथी हैं, करीब जिनकी संख्या 12 बताई जा रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और एक बड़े नेटवर्क की संभावना है, क्योंकि रायसेन ही नहीं बल्कि आसपास के करीब दूसरे जो जिले हैं वहां पर भी नेटवर्क के बारे में पता चला। जो अपडेट जानकारी मिली है, करीब 16 लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है। अब्बास नगर से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो ये जो हिरासत में लेने का सिलसिला है आगे भी बढ़ेगा। और ये नेटवर्क जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है ISI मॉड्यूल के तहत, तो उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एनआईए की टीम दोनों जिलों के बाद जो है दूसरे जिलों में भी दबिश जो है वो दे सकती है। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो वे रायसेन के सिलवानी में भी एनआईए ने छापा मारा। सिलवानी के वार्ड 12 नूरपुरा में एनआईए ने छापा मारा, कार्रवाई की। 3 से 4 लोगों से थाना सिलवानी में 3 से 4 लोगों को नजरबंद किया गया है। नजरबंद कर जांच जारी है, पूछताछ जारी है। 3 प्राइवेट गाड़ी से आए थे अधिकारी। चलिए बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। जी हां, वो भी वेट लिफ्टिंग में ही। वेट लिफ्टिंग में जेरमी ने जीता है गोल्ड मेडल। 67 किलो कैटेगरी में जेरमी ने गोल्ड अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ में भारत का यह दूसरा गोल्ड मेडल है। तो लगातार हम देख रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल भी हमने देखा भारत ने कुछ मेडल्स अपने नाम किए और आज एक और मेडल, वो भी गोल्ड, भारत ने अपने नाम किया है। वेट लिफ्टिंग में जेरमी ने गोल्ड मेडल जीता है। 67 किलो कैटेगरी में जेरमी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ में भारत के लिए यह दूसरा गोल्ड मेडल है। तो कल हमने देखा जब मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल नाम किया था अपने वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई ने गोल्ड मेडल जीता था। और वेट लिफ्टिंग में आज भी 67 किलो कैटेगरी में जेरमी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो जो दोनों ही गोल्ड मेडल हैं वो भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में ही आए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एक और अच्छा दिन निश्चित तौर पर हम कहेंगे, क्योंकि आज के दिन भी हमने गोल्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां, वेट लिफ्टिंग में जेरमी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 67 किलो कैटेगरी में जेरमी ने गोल्ड जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए ये दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले कल हमने देखा था मीराबाई ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वेट लिफ्टिंग में ही उन्होंने गोल्ड जीता था। हालांकि ओवरऑल 5 मेडल अभी तक भारत जीत चुके हैं, गोल्ड और सिल्वर मिलाकर। वेट लिफ्टिंग में जेरमी और नोल्डिनुगा के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबले के दौरान चोटिल होने के बावजूद जेरमी ने हार नहीं मानी और मेंस 67 किलो कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्नैच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 160 केजी वेट उठाया। इस तरह से उन्होंने कुल 300 केजी वेट उठाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं समोआ के वाई वापा ने सिल्वर जीता है और जेरेमी ने स्नैच में पहले ही प्रयास में 136 किलोग्राम का वेट उठाया था और गोल्ड मेडल पोजीशन पर आ गए। दूसरे प्रयास में उन्होंने 140 केजी वेट उठाकर गोल्ड जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक की। बैठक में सभी कलेक्टर, कमिश्नर शामिल हुए। सीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने के लिए पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए और इसके लिए कलेक्टर अभियान चलाकर लोगों तक संदेश पहुंचाएं। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे लगाए जाएंगे और
सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को तिरंगा बनाने का काम दिया गया है। सीएम शिवराज तिरंगा अभियान को लेकर अगली बैठक 8 अगस्त को करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अभियान को लेकर सरकारी आदेश पर कांग्रेस ने ऐतराज जाहिर किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के आदेश में तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा रंग रखने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, जबकि तिरंगे में केसरिया रंग का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस ने आदेश को वापस लेने की मांग की। देखें, आपकी पॉलीथीन और पॉलिएस्टर सिल्क के झंडे की अनुमति सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया है, जबकि जो है ये खादी का झंडा बनाया जाता था। दूसरी बड़ी बात है जिस पर मुझे जो है आपत्ति है, मध्य प्रदेश सरकार के एक कलेक्टर ने छतरपुर में ऑर्डर निकाला है और उसने कहा है कि झंडे में जो है भगवा कलर सबसे ऊपर रखकर लहराना है। तो झंडे में भगवा कलर तो होता ही नहीं है, उसमें तो जो है केसरिया कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। और ये जो है भगत सिंह के बसंती रंग दे बसंती चोला से बसंत कलर से उस कलर को लिया गया है। तो ये एक संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए, इस पर जांच करानी चाहिए कि क्या उसने कलेक्टर ने अपने तय कोई झंडों में रंग परिवर्तन कर दिए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो उसे अपना ये आदेश वापस लेना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि जो सेफ्रॉन कलर है, केसरिया कलर है, वो झंडे में होगा। तो हर घर तिरंगा अभियान पर सरकारी आदेश पर कांग्रेस के ऐतराज पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। महात्मा गांधी के आदर्शों को कांग्रेस ने तिलांजलि दी। कांग्रेस को तो हर मुद्दे पर टंगड़ी अड़ाने की आदत है। अरे आपने तो तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आपने तो हर समय तिरंगे का अपमान किया। आपने तो केवल और केवल गांधी परिवार को आजादी से जोड़ने की कोशिश की और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रकट किया, और वो भी गांधी परिवार नहीं है, तथाकथित नेहरू परिवार है। महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर आप नहीं चले, महात्मा गांधी के आदर्शों को तिलांजलि दी, नेहरू परिवार को महिमा मंडित करने की बात की। और आप जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना सुंदर कार्यक्रम पूरे देश। वहीं खंडवा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बाइक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। इस रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया गया है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। वहीं पीएम मोदी ने आज मन की बात की। मन की बात में मध्य प्रदेश के भगोरिया मेले और छत्तीसगढ़ के मावली मेले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई थी। तब भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किए थे। तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई है। तब भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किए थे। तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्साह से मनाए जा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में तरणेतर और माधवपुर जैसे कई मेले बहुत मशहूर है। मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे। आधुनिक समय में समाज की पुरानी कड़ियां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे युवाओं को इनसे जरूर जुड़ना चाहिए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान भोपाल में सीएम हाउस में सभी बीजेपी के नेता जुटे। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना।
बात करेंगे रतलाम की, जहां पर जूनियर्स के साथ रैगिंग भारी पड़ गई है। यहां मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में आरोपी सीनियर स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने 7 सीनियर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से निलंबित निष्कासित भी कर दिया। यहां शासकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया था, जिसमें सीनियर्स ने जूनियर स्टूडेंट्स को कतार में खड़ा कर थप्पड़ उन पर बरसाए थे और गाली गलौज भी किए थे। रैगिंग का वीडियो कॉलेज के ही किसी जूनियर छात्र ने बनाया था और इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। जो रैगिंग का इंसिडेंस हुआ है, इसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है और निर्णय के अनुसार डीन साहब के तरफ से जो है यहाँ पे FIR रिपोर्ट जो है लॉन्च हुई है ना। खबर भोपाल से है। नवनिर्वाचित सरपंच के घर पर डाका डाला गया। 7 हथियारबंद लुटेरों ने डाका डाला है। देर रात घर वालों को बंधक बनाकर हाथ साफ कर दिया 10 लाख के माल पर। पंचायत चुनाव के चलते रंजिश का ये शक है। बिलखिरिया ग्राम के सरपंच मिश्री लाल गुर्जर के घर वारदात को अंजाम दिया गया। तकरीबन 10 लाख रुपए लूट कर लुटेरे वहां से फरार हो गए। घर वालों को बंधक बनाकर लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं आज मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि है और वैसे तो रफ़ी के दीवानों की दुनिया में कोई कमी नहीं, लेकिन भोपाल में रफ़ी साहब के एक जबरा फैन हैं, मंसूर फारूकी। इनकी दीवानगी इस तरह है कि उन्होंने अपने घर में ही रफ़ी साहब से जुड़ी यादों का एक म्यूजियम बनाकर रखा है। इसमें रफ़ी साहब के 30 भाषा में गाए गए 5000 से ज्यादा गानों का कलेक्शन है, जिसमें CD, कैसेट, VCR भी शामिल है। इतना ही नहीं, मंसूर फारूकी ने रफ़ी साहब की गीत की गज़लों की किताबें, मैगजीन को भी संग्रहित करके रखा हुआ है और इसके साथ ही उनकी ढेर सारी पेंटिंग्स भी हैं। तो मंसूर फारूकी के कलेक्शन में मोहम्मद रफ़ी के वो गीत हैं और गज़ल भी हैं जो रिलीज नहीं हुए। फारूकी पिछले 40 साल से रफ़ी साहब की यादों को संजोए कर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रफ़ी रखा है और घर का नाम रफ़ी मेंशन है। मंसूर फारूकी कहते हैं कि रफ़ी साहब आम आदमी के गायक थे। उन्होंने देशभक्ति के भी कई गीत गाए। उन्हें सरकार की ओर से भारत रत्न दिया जाना चाहिए। देश ही नहीं, दुनिया के जाने माने गायक, आम आदमी के गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को हम सबसे बिछड़े 4 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है। आज उनकी पुण्यतिथि है। पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें याद कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में रफ़ी साहब के चाहने वालों की, फैंस की कोई कमी नहीं। हम राजधानी भोपाल के मोहम्मद रफ़ी मेंशन में आपको लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये घर नहीं है, लेकिन उनके एक ऐसे चाहने वाले का ये घर है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम डेडिकेट कर दी। और इतना ही नहीं, अपने बेटे का नाम भी रफ़ी साहब के नाम पर मोहम्मद रफ़ी रख दिया। और इनके घर में मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी हुई यादों का एक खूबसूरत खजाना भी है, जिसमें उनके गाए हुए गीतों की कैसेट्स हैं, CDs हैं, VCR यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें रफ़ी साहब की गज़लें हैं, उनकी कहानियाँ, उनके गीत लिखे हुए हैं और उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐसी गज़लों का खजाना है, यहाँ पे ऐसे गीतों का खजाना है जो रफ़ी साहब ने अलग अलग भाषाओं में गाए। कई तो ऐसे गीत और गज़ल भी हैं जो रिलीज़ नहीं हुए, लेकिन उनको यहाँ पर जोड़ कर रखा गया है, कलेक्ट करके रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि इस घर में रफ़ी साहब का एक छोटा सा म्यूज़ियम आपको नज़र आएगा। और ये म्यूज़ियम बनाया है मंसूर फारूकी ने, जो उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं। सर, कितने साल हो गए आपको ये तमाम सारी रफ़ी साहब से जुड़ी हुई यादों को एकत्रित करते हुए? रफ़ी साहब की डेथ 1980 में हुई और मुझे 1985 से ये शौक़ हुआ। मैंने एक गाना सुना जो इंग्लिश में था, तो पता ये चला कि अब रफ़ी साहब ही गा रहे हैं,
तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि रफ़ी साहब और इंग्लिश। तो मैंने फिर कुछ किताबें वगैरह ली, तो उसमें मैंने रफ़ी साहब को गायक से बड़ा एक नेक इंसान पाया। बस उस दिन मैंने दिल में ये सोच लिया था कि मैं रफ़ी साहब का कलेक्शन जमा करूँगा। आज मेरे पास रफ़ी साहब के 5,552 गाने हैं, जिसमें 30 लैंग्वेज शामिल हैं। उसमें से 7 जो हैं वो अपने भारत से बाहर की हैं, जैसे अरबी है, फ़ारसी है, इंग्लिश है, अफ्रीकन है, डच है, स्पेनी है, ये बाहर की हैं। बाकी अपनी यहाँ के जितने भी प्रांत हैं, पंजाब, गुजरात, तेलुगु और सभी प्रांतों जी हाँ, सब प्रांतों के गाने मेरे पास हैं ये। तो देखिए, ये यादों का रफ़ी साहब की खजाना। अगर आप भोपाल में आएँ तो मोहम्मद रफ़ी मेंशन ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं तो यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई लगभग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन के नाम से एक समिति भी फारूकी साहब चलाने का काम करते हैं। और रफ़ी साहब का व्यक्तित्व कितना बड़ा था, कितने आयाम उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किए थे, वो सब आप यहाँ पर जान पाएंगे और समझ पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।